चलिए भाई, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ। तो एवरी संडे जो सिलसिला चलता रहता है, उस क्रम में एक बार फिर मैं आपके साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में, तो संडे आपने 171 नंबर का मॉक दिया है क्लर्क का, उसके पूरे कंप्लीट एनालिसिस के साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमेशा इवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से आपको टीचर्स के द्वारा मैथ्स इंग्लिश की सॉल्यूशंस आपको रीजनिंग के प्रोवाइड किए जाते हैं। उस क्रम में आज फिर आपके सामने मैं, और आपने मौका अगर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि अच्छे लेवल पे गणित आज पूछी गई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मॉक देना, मॉक देने से ही सिलेक्शन होता है। बाकी बेटा क्वेश्चन तो दुनिया लगा रही है, क्वेश्चन लगाना तो कोई बड़ी बात होती नहीं ना। क्वेश्चन का एक टाइम है, एग्जाम का भी एक अपना टाइम है स्टैंडर्ड, जिस उस टाइम में अगर हम कला का प्रदर्शन कर पाए तो ही हम कहीं ना कहीं विनर बन पाते हैं। डन। तो चलते हैं मॉक की तरफ। एसबीआई क्लर्क 2026 के लिए ये पूरी के पूरी मॉक चल रहे हैं आपके, और जिसमें सबसे पहले ही आपको इस बार रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन देखने को मिला होगा, और सबसे पहला सवाल अर्थमेटिक से इस मॉक की शुरुआत की गई है, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। को मिलके हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या था इसमें, क्या दे रखा है, सारी चीजों को समझेंगे गहराई से। हमेशा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने रहते हैं मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और आज फिर ये क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास रहा होगा, है ना। क्या अप्रोच होती है, अप्रोच सीखा करो। देखो, वीडियो के माध्यम से मॉक टेस्ट का सलूशन देने का सिर्फ एकमात्र रीजन ये है कि आपने खुद मॉक को दिया है, तो आपने उस क्वेश्चन को लगाया है। लगाने में आपने किस अप्रोच से लगाया है आपको बहुत अच्छे से पता है अपनी अप्रोच। फिर जब आपको एक टीचर आपको उसका एनालिसिस बता रहा है, लगा कर प्रॉपर बताता हूं मैं आपको, तो आप अप्रोच मैच कराया करिए। अगर सेम अप्रोच हमारी आपकी मैच कर रही है तो आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। अगर अप्रोच में कहीं अलग सा कुछ दिख रहा है तो उस चीज को बार बार सुना करें, सीखा करें। यहाँ ऐसा भी हो सकता था तो शायद जल्दी लग जाता, है ना, क्योंकि जल्दी तो लगाना पड़ेगा, बिना जल्दी लगाए तो होगा नहीं काम। चलो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है अ बोट कवर 120 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक नाव जो है डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन में 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कोई भी कह सकता है कि अगर 5 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 24 × 5 = 120, 24 किलोमीटर पर आवर नाव की क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। फिर उसने बोला कि डिफरेंस, मैं हमेशा आपसे कहता हूं डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना है। कह रहा है डिफरेंस जो है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का 3 है। तो अब ये जानना पड़ेगा कि एक बड़ा डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम, तो इसके लिए जरूरत है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये बताया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अप स्ट्रीम स्पीड। धारा के साथ चलेंगे, धारा के फ्लो में चलेंगे तो हम तेज चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, तो वो धीरे होगी। तो इन्होंने डिफरेंस जरूर लिखा, बट हम बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास एक डाटा है। तो कह रहा है बताइए रेशियो आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो आप बता दीजिए। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बड़े आराम से इस बात को कह सकते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपके पास 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड के बीच का अंतर 3 है। तो आप यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। ये 3 जाके जुड़ जाएगा, यानी 24 में आप 3 जोड़ेंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 27 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। आपको रेशियो बनाना है, अप्रोच देखिए, स्टिल वाटर और करंट दोनों के बीच का रेशियो बनाना है। स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़कर 2 की भाग देते हैं। तो हमने कहा दोनों को मैंने जोड़ा, 24 और 27 को जोड़िए, 7 4 11, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 27 और 4 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमें निकालना है ना। अरे 24 + 3 नहीं, 24 - 3 अप स्ट्रीम करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। 1 मिनट, 24 - 3 यानी ये 21 हो गया।
21 किलोमीटर प्रति घंटे अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को जोड़कर, ये डाउन स्ट्रीम है ये अप स्ट्रीम है, दोनों को जोड़कर 2 की भाग रेशियो बनाना है, एक साथ डाटा को चलाएंगे। तो मैंने कहा 24 और प्लस 21 कर लो, 24 और 21 कितना होगा 45/2 स्टिल वाटर हो गई। हमेशा डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करते हैं, तो 24 माइनस 3 करोगे 21 करोगे तो 3/2, ये क्या हो गई करंट की स्पीड। रेशियो बनाना है, रेशियो बना लो, दोनों तरफ ये काट लो, कितना हो गया 15 और 1 का रेशियो आ गया, 15 और 1 का रेशियो आ गया, दैट्स इट। ये अप्रोच थी। इस अप्रोच से अगर आप लगा रहे हैं तो बड़े आराम से 20 से 25 सेकंड में आप इस सवाल को आराम से लगा सकते, आराम से लगा सकते थे, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अप्रोच सेम रखते आराम से निकल जाता, कोई बड़ा टास्क नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, और बता दूं आपको क्वेश्चंस। चल क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बी इज एक्स मोर देन सी, बी ज्यादा है सी से, तो आप कह दो कि अगर बी सी से ज्यादा है तो बी माइनस सी बराबर होगा कितना एक्स के। फिर उन्होंने कहा कि ए इज एक्स मोर देन बी, मतलब ए माइनस बी बराबर एक्स लिख सकते हैं आप। ये दो बातें इतनी मेरे समझ में आई। ए की वैल्यू तो बता ही रखा है 1000 है, और ए और सी का जो एवरेज है, एवरेज अगर इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, ये दूना 12 9 दूना 18 और 1 19, तो ए और सी का सम आ गया कितना 1920 आ गया। ए और सी का सम अगर 1920 आ गया, ए अगर 1000 है तो आप भी कह सकते हैं कि सी की वैल्यू सर 920 हो जाएगी। 1000 घटा दीजिए आप इसमें से, 920 हो जाएगी। डन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। सब कुछ तो पता ही है, सब कुछ तो पता ही है आपको, ए की वैल्यू पता ही है, ए की वैल्यू पता है आपको, बी की वैल्यू सब कुछ पता है। देखो ये दोनों राइट हैंड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी आपस में आप इक्वल कर सकते हैं। कैसे, बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी कर सकते हैं। तो इसको इधर बुलाएंगे, 2b की वैल्यू ए प्लस सी होगी, ए प्लस सी। तो अगर 2b ए प्लस सी की वैल्यू मेरे पास है ही, कितनी है 1920 है, ए प्लस बी अगर 1920 है तो बी की वैल्यू 2 से भाग दे दीजिए, 2 9 18 2 6 12, ये बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आपको पता ही है, क्वेश्चन में ही दे रखी है कितनी, 1000 आपके पास है। सी की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, 920 है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना था, एक्स बताना था। एक्स मन करे यहाँ से निकाल लो, मन करे यहाँ से निकाल लो, कहीं से निकाल लो, दोनों जगह से सेम आएगा। बी माइनस सी करोगे, 960 माइनस 920 करोगे तो भी एक्स आएगा 40। अगर आप यहाँ से निकालोगे ए माइनस बी, तो ए कितना है 1000, बी कितना है 960, तब भी आएगा 40। तो दोनों में से कहीं से निकाल सकते थे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, 40 हो जाएगा। दैट्स इट। पढ़ना है, लगा लेना है आराम से, 30 सेकंड का वक्त था, 30 सेकंड में हम इस सवाल को सजा सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ योर स्क्रीन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए और बी 4 और 1 का है, और जबकि 2 ईयर हेंस प्रेजेंट एज फ्रॉम प्रेजेंट एवरेज ऑफ ए एंड बी 33। मेरी बात समझिएगा, ए और बी है हमारे पास, ए और बी है, कह रहा है 6 साल पहले का जो रेशियो है ये 4 और 1 है, 4 और 1 है। प्रेजेंट से 2 साल बाद, प्रेजेंट से 2 साल बाद इनका जो एवरेज है ना, ए और बी का जो एवरेज है, एवरेज ये कितना है 33। मैंने आपको एक बात ये बताई कि डायरेक्टली एवरेज को आगे पीछे आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आगे पीछे किया करिए, ना कि पहले आप उसका सम बनाइए फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए फिर आगे पीछे करिए, उसमें थोड़ा प्रोसेस लेंदी होता है। जैसे देखो, मैं आपसे कहूं अगर 2 साल बाद का एवरेज 33 है,
तो 2 साल पीछे करो ना, सिर्फ इसमें से 2 कम कर दो। प्रेज़ेंट का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 31 हो, 2 पीछे कर दो। प्रेज़ेंट का एवरेज 31, प्रेज़ेंट का एवरेज अगर 31 आ गया तो मैंने कहा 6 साल पहले का चाहिए। 6 साल पहले का करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा एवरेज। 6 साल पहले का एवरेज होगा 25, लेकिन अगर 6 साल पहले ये 4 का ये 1 का है तो इनकी एज का सम तो 5 होगा। एवरेज हो रहा है 25, अगर एवरेज हो रहा है 25 तो मेरे भाई सम कितना होगा? एवरेज 25 होगा तो सम कितना हो जाएगा 50। डन? यानी 5 बराबर होगा किसके 50 के, 1 बराबर होगा किसके 10 के। अगर 1 10 का होगा तो ये 40 का होगा। डन? ये 10 के होंगे, लेकिन ए 40 का होगा कब? 6 साल पहले। 6 साल पहले ए 40 का होगा। वो कह रहा है ए की प्रेजेंट एज बताइए, तो ए की प्रेजेंट एज निकालने के लिए 6 जोड़ दीजिए, तो ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी 46। ऐसे लगाएंगे तो जल्दी लगेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ लोग क्या किए होंगे, पहले 33 गुणे 2 यहीं कर लिए होंगे। अब 33 गुणे 2 करोगे, 2 साल पीछे करने के लिए दोनों लोगों की 2-2 साल यानी 4 कम करना पड़ेगा। फिर यहाँ आते, यहाँ से पीछे जाते तो 6 और 6 12 कम करना पड़ता। नहीं, डायरेक्टली एवरेज को आगे और पीछे किया जा सकता है। नंबर ऑफ ईयर्स जितने दिए हैं उसमें से माइनस कर दीजिए। ऐसे हम आपको क्लास में भी बता चुके हैं और पिछले मॉक के वीडियो सॉल्यूशन में भी बता चुके। ऐसे लगाएंगे बड़े आराम से 25-30 सेकंड में ये लग जाएगा, बहुत आराम से। डन? आगे बढ़ते हैं। यही सब सीखना है बेटा, और कुछ भी नया नहीं सीखना है। इसीलिए आपको ये वीडियोस दिए जाते हैं कि आप इनसे चीजों को सीखें, है ना? चल क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है आकाश स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली सैलरी रेंट पर एंड लिखा है 35% टू विकास पर। आकाश जो है अपनी मंथली सैलरी का 5% तो रेंट पे खर्च करता है, जबकि 35% विकास पे खर्च करता है। तो ये 5% और ये 35% दोनों एक जगह से ही खर्चे हैं, यानी ये फ्लैट एक्सपेंसेस हुए। अगर ये फ्लैट एक्सपेंसेस हुए तो हम इन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा आकाश की मंथली सैलरी अगर 100 है तो 35 और 5 मिलाकर 40%, यानी 40 तो वो एक बार में खर्च कर दे रहा है। फिर उसने बोला कि आउट ऑफ रिमेनिंग जो बचा, ही स्पेंड 30% ऑन फूड एंड रिमेनिंग ही सेव्ड। उसके बाद जो बचेगा वो बचा लेगा वो। तो भैया अगर 100 में से 40 उसने खर्च कर दिया तो रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग बचा कितना? 60। अब 60 का कितने परसेंट भोजन पे खर्च करता है? फूड पर 60 का कितने परसेंट? 30%, यानी 7 6 18। 18 तो वो भोजन पे खर्च करता है। फिर कह रहा है जो रिमेनिंग बचता है उसको वो बचा लेता है। तो 60 में से 18 अगर चले गए तो सेविंग उसने कितने की? 60 माइनस 18, यानी 42 उसने सेविंग की। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि आकाश की सेविंग जो है, आकाश की सेविंग वो कितनी है? 25,200 है, यानी 42 यूनिट बराबर है, 42 यूनिट बराबर है किस? 25,200। सही? तो इनकम बतानी है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 100 इंटू 25,200 डन, डिवाइडेड बाई 42 अगर करते हैं, ये 6 बार में कट के जवाब आ जाएगा 60,000। ठीक? ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ेंगे तो जितनी चीजें आप फाउंडेशन में मैंने आपको बता रखी है, अगर सिर्फ फाउंडेशन की कॉपी आपके दिमाग में हो तो आप बड़ी मोहब्बत से ऐसे सवालों के गांठे तोड़ सकते हैं आप बिना मेहनत, कोई दिमाग नहीं लगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इस पेपर में, बहुत प्यारे थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक कार और एक बाइक दोनों कवर करते हैं डी किलोमीटर की दूरी, एक्स आवर्स और वाई आवर्स रिस्पेक्टिवली। कार भी कवर करती है एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस और बाइक भी कवर करती है एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमारे लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो कार ने भी तय किया है और बाइक ने भी तय किया। दोनों में ध्यान रखेंगे डिस्टेंस कांस्टेंट, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हमारा प्रयास स्पीड इज इक्वल टू
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t पर होता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम इस अप्रोच का यूज करें ताकि सवाल जल्दी लग जाए। कह रहा है कि कार जो तय करती है वो एक्स आवर्स में कवर करती है, कार जो तय करती है वो एक्स आवर्स में कवर करती है, एक्स आवर्स ये टाइम है, ठीक। जबकि बाइक उसी डिस्टेंस को वाई आवर्स में कवर करती है। एक्स और वाई का उन्होंने रेशियो भी बता दी, ये आवर्स है और इसका रेशियो इन्होंने बताया, ये 9 है, ये 8 है। तो इतने से एक बात ये समझ में आई कि ये जो कार में लगा समय है वो 9 का मल्टीपल होगा, जबकि बाइक में लगा समय 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है भैया, अगर ये टाइम का रेशियो है तो हम साथ में स्पीड का भी रेशियो लिख सकते, 8 और 9 होगा, ठीक। अब उसने अगली लाइन में हमसे कह दिया क्वेश्चन में कि जो कार की स्पीड है और बाइक की स्पीड है वो 80 और 90 है। यानी मेरे पास जो स्पीड का रेशियो है, उस स्पीड के रेशियो का, स्पीड एक्चुअल तो पता ही चल गई, 8 यूनिट 80 किलोमीटर के बराबर है, और इधर कह रहा है कि 9 यूनिट 90 किलोमीटर के बराबर है। तो मेरे भाई, आप यहां से नो डाउट की स्पीड को मेंशन कर दिया, तो स्पीड तो एक्चुअल आपने निकाल ली, ये कार की स्पीड है और ये बाइक की स्पीड। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या, मुझसे उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो मुझे पता है, चाहे मैं कार की बात करूं या बाइक की, बट जो मेरे पास टाइम इस क्वेश्चन में दे रखा है, जो मेरे पास टाइम इस क्वेश्चन में दे रखा है, वो तो रेशियो यानी यूनिट के ही फॉर्म में दे रखा है। मुझे इसमें कहीं कोई ऐसा डाटा नहीं दिख रहा है कि स्पीड की मदद से इस 9 यूनिट की वैल्यू हम निकाल पाए या फिर 8 यूनिट का निकाल पाए। अब आप ये कहोगे कि सर अगर हम लोग 80 से 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरे पास कार की डिस्टेंस नहीं आएगी, आएगी कार की। लेकिन 80 क्या है, एक्चुअल स्पीड है, 9 क्या है, ये टाइम का रेशियो है। तो जब आप एक्चुअल स्पीड में रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डाटा देगा वो रेशियो में देगा ना, एग्जैक्ट किलोमीटर में थोड़ी आएगा वो। 9 अठे 72 720 हो रहा है, नो डाउट, इधर भी 9 अठे 72 720 हो रहा है, लेकिन ये जो 720 आप निकाल रहे होगे, ये 720 किलोमीटर थोड़ी ना है मेरे भाई। किलोमीटर आने के लिए स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए। स्पीड तो आप नो डाउट किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो, बट टाइम तो आप यूनिट में ले रहे हो। तो जो ये डिस्टेंस आ रही है यह भी तो यूनिट में आ रही है। 720 का कोई मल्टीपल हो सकती है डिस्टेंस। अब अगर ऑप्शन पे विचार करें, ऑप्शन पे विचार करें, इतना दिमाग हमने लगा ही लिया, तो ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो ये 720 ये तो किलोमीटर है, यह भी किलोमीटर है ना। सारी के सारा डाटा तो हमारे पास किलोमीटर में दे रखा है। किलोमीटर में तो तभी आएगा जब मेरे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, जो कि है, बट टाइम मेरे पास किस में होगा, आवर्स में होगा, जो कि नहीं है, ये यूनिट में है। इसलिए मेरे पास डाटा किस में आ रहा है, यूनिट, यूनिट में आके रह जा रहा है। तो मुस्कुराते हुए ये आपका फेवरेट आंसर जो कई बार बहुत कम देखने को मिलता है, आप इसको सकते थे, कैन नॉट डिटरमाइन, ऑप्शन सी, सी एंड डी, इस सवाल को हम लोग मेंशन कर सकते हैं बिना कुछ कहे। कॉन्सेप्ट आप एक बार फिर से प्ले करके सुनिएगा कि मैंने आपको क्या समझाया, क्यों सी एंड डी हुआ। याद रखना पड़ेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा, जब तक याद नहीं रखेंगे मुश्किल होगा लगाना। डन हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 नंबर क्वेश्चन, 20 men can complete a piece of work in 24 days, जबकि 24 women can complete the same work in 48 days। 20 आदमी इसी काम को 24 दिन में करते हैं, 24 महिलाएं उसी काम को 48 दिन में करते हैं। यहाँ से हम लोग मैन और वुमेन का रेशियो बना सकते हैं। 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है, 4 से काट लो
तो 5 मैन इधर, 12 चौके 48, 12 वुमेन। तो मैन रेशियो वुमेन कितना आ गया, 12 और 5, ये आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले फर्ज बनता है अपना टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालेंगे, 30 आदमी, एक आदमी 12 की एफिशिएंसी है, 24 दिन में काम करता है, तो 576, 5760, दिस इज व्हाट टोटल वर्क होगा। डन। फिर कह रहा है आपसे कि 20 आदमी काम को स्टार्ट करते हैं और आफ्टर 12 दिन काम करने के बाद सारे के सारे 20 आदमी काम को छोड़ देते हैं। अगर 20 आदमियों ने 12 दिन काम किया है तो कुछ तो काम किया होगा। देख लेते हैं कितना काम किया है, ये तो पता चल जाए। 20 आदमी 12 दिन काम करते हैं, 20 इंटू 12, एक आदमी एक दिन में कितना कर सकता है, 12 इंटू 12, 12 बरैयम हो जाएगा 144, यानी 2880। 30 दिन में कितना काम होगा, 2880। अब पूरा काम कितना था, 5760, दिस इज टोटल वर्क। 20 आदमियों ने 20 दिन में 2880 काम किया, तो मैंने कहा कि फिर काम बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क 16 8, डन। 15 और 8, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, नहीं 16 और 8 8, यानी 2880 ही बचे, 2880 काम बचा। ठीक। अब वो ये कह रहा है ये जो 2880 काम यानी रिमेनिंग वर्क बचा, इसको 8 दिन में कराना है केवल और केवल महिलाओं से। कंडीशन कॉपी खोलिए, करा रखे हैं ऐसे सवाल, और करने के बाद अगर ऐसे काम या मॉक में नहीं लग रहे हैं तो आपको एक लोटा पानी डूब जाना। आप मेरी बात मानिए, सच कड़वा होता है। लोटे भर पानी में प्राण दे दीजिए अपना, जीने का कोई हक नहीं है। 2880 काम अगर मुझे केवल और केवल महिलाओं से कराना है, जबकि मैं इस बात को बेहतर जानता हूं कि एक महिला एक दिन में 5 काम कर सकती है। 2 महिलाएं काम पे लगाएंगे, एक दिन में 10 काम होगा, 3 लगाएंगे 30 काम होगा, 4 लगाएंगे 40 काम होगा, इस तरीके से काम होता रहेगा। तो जबकि अगर एक महिला एक दिन में 5 काम कर सकती है, अगर मैं काम पे एक्स वुमेन लगाऊंगा तो 5x काम होगा एक दिन में, 5x काम होगा एक दिन में। 2880 काम करना है, 5x काम एक दिन में हो रहा है, डन। और ये काम आने कितने चाहिए, 8 दिन। कुल दिनों की संख्या कितनी है, 8। तो जवाब क्या होगा, 8 बचे 40, यानी x इज इक्वल टू 2880, 2880 बटा 40, बस 72 राइट है। 72 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। बिना किसी गलती के हम लोग इजिली इस सवाल को लगा सकते। सही, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। आओ देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा प्यारा सवाल है। इसके लिए चलेंगे थोड़े अपनी क्लास की दुनिया में। जो लोग पढ़े हैं एवरेज चैप्टर वो थोड़ा कनेक्ट करिएगा तो जल्दी लगेगा। आपसे कह रहा है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 4 लगातार सम संख्या और 3 लगातार विषम संख्याओं का जो सम है यानी योग, ये कितना है, 150। इफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 15 मोर देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। बहुत सारे रास्ते हैं इसके लगाने के। सबसे पहला मेथड तो ये है इसको लगाने का कि 4 इवन नंबर लेने हैं, तो आप इवन नंबर की सीरीज 2x 2x प्लस 2 2x प्लस 4 ऐसे लेट करके इवन नंबर की सीरीज लेट करके लगा सकते हैं, ऑड नंबर की सीरीज को लेट करके लगा सकते हैं। सीरीज लेट करके लगाने का एक रास्ता है, मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों ने सीरीज लेट करके इसको लगाया हो। दोनों सीरीज को जोड़ दिया होगा, 175 के बराबर हो गया होगा। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट इवन नंबर 15, इसके बीच एक इक्वेशन बन जाएगी और आप इसको लगाए होंगे। लेकिन मेरा क्या लगाने का अंदाज है, मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपको एक फाउंडेशन की क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटा 4 इवन नंबर का एवरेज
4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज अगर 39 है तो इस 4 में से एक कम करो, क्या आता है? 3। मैं आपको सिखाता हूँ, इस एवरेज में उठाकर जोड़ दो तो सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है, ये सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है। और इसी एवरेज में से इसको घटा दोगे तो क्या मिल जाता है? सबसे छोटा नंबर मिल जाता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर अगर आपके पास मिल गया तो बीच का मन करे तो आप लिख लीजिए। ये ट्रिक जितने लोग देख रहे हैं सबके कॉपी में होगी, ऐसा सिखाया हूं मैं आपको। अगर ऐसा आपको मैंने सिखाया है तो मैंने आपसे कहा फिर इस पे रखो ना, विद इन सेकेंड आएगा। मुझे क्यों पूरी सीरीज निकालनी है इवन, मुझे क्यों ऑड की पूरी सीरीज निकालनी है? क्या काम है? कोई काम नहीं है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। मेरा काम जो है सिर्फ इवन स्मॉलेस्ट और इवन ऑड स्मॉलेस्ट से मेरा काम हो जा रहा है। यानी सबसे छोटी इवन नंबर, सबसे छोटी ऑड नंबर से दो ही चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये तो इवन पे, ऑड पे भी मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है कि अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज, ये कॉपी में होगा जो लोग एवरेज पढ़े, एवरेज अगर 90 है तो मैं पूछूं सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालने की बेहतरीन टेक्निक 6 में से एक कम करो, 5 आता है। इस एवरेज में जोड़ दो तो 95 आएगा, सबसे बड़ी वाली नंबर आ जाता है, सबसे बड़ी वाली नंबर आता है। डन। और इसमें से 5 घटा दोगे तो सबसे छोटा वाला नंबर आ जाता है, सीरीज का सबसे छोटा आ जाता है। अब आपको जरूरत हो तो बीच का लिख लीजिए, नहीं जरूरत हो मत लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बताइएगा कि ये बात मैंने आपको बताई है या नहीं बताई। अगर ये बात मुझे पता हो तो आप देखो इसको हम कितनी आसानी और कितने स्मार्टनेस तरीके से इस सवाल को हम लगा सकते हैं। तमन्ना बहुत ध्यान, मैंने आपसे कहा, देखो इसको लिखे ही रहते हैं आपके समझाने के लिए। देख, मैंने आपसे कहा कि 4 कितनी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, ठीक, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, बड़े प्यार से। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, इवन नंबर का, ये 39 क्या है? इस कॉन्सेप्ट में, इसको कॉन्सेप्ट समझना, इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को आपको सिखा रहे हैं कि ये अप्रोच हो सकती थी, क्योंकि हम ये चीज पहले से जानते हैं। ठीक, ये चीज हम पहले से जानते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर, बहुत ही पकड़ना, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको कि आप इसको समझ पाए, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मान लो एवरेज ए है, एवरेज ए, ठीक, एवरेज को मैंने ए माना, तो 4 में से अगर मैं एक कम करूंगा क्या आएगा? 3 आएगा। यानी ये 3 मेरे भाई अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो a प्लस 3, ये क्या बना? सबसे बड़ी वाली संख्या बनी, सबसे बड़ी वाली संख्या। अगर मैं a माइनस 3 करता हूं तो ये क्या बनी? सबसे छोटी, सबसे छोटी बनी, सबसे छोटी बनी। आया समझ में कैसे मैंने फ्रेम किया? यही काम किया। क्या किया एक बार फिर से समझना कि एवरेज हमारे पास गिवन होता है तो हम एवरेज में ले जाके जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा आता है, और एवरेज में से ही घटाते हैं तो सबसे छोटा आता है। तो मैंने कहा कि 4 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या है? ए। तो अगर 4 में से एक कम करेंगे 3 आएगा, 3 जोड़ने से सबसे बड़ी इवन नंबर मिल जाएगी सीरीज की, 3 घटाने से सबसे छोटी इवन नंबर मिल जाएगी। फिर मेरी बात को समझना, उसने बोला, उसने बोला, लॉजिक समझना बहुत ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज, मैंने आपसे कहा ये बी है, ये क्या है? बी है। तो 3 माइनस 1 करिए गुरुजी, 2 आएगा। 2 अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो बी प्लस 2, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड में सबसे बड़ा नंबर होगा, और बी माइनस 2 अगर करते हैं तो क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर आएगा। अब उसने क्या बोला? उसने हमसे ये बोला था, लॉजिक समझना, उसने मुझसे बोला था कि 4 इवन और 3 ऑड का जो सम है वो ये है। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा, लॉजिक समझना, 4, ये क्या है? 4 इवन नंबर है और सबसे छोटी संख्या है a माइनस 3, a माइनस 3 है। तो और a प्लस 3 सबसे बड़ी संख्या है।
3 ऑड नंबर है, सबसे छोटी संख्या मैंने कहा b-2 बन रही है, सबसे बड़ी संख्या b+2 बन रही है। तो है क्या पिक्चर? उसने ये बोला था मुझसे कि बड़े आराम से आप मुझे एक बात बताइए, लॉजिक समझना आप बहुत ध्यान से। ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम लोग एवरेज में अगर हम लोग एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? कम बनता है भाई। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी एवरेज से अगर हम लोग नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? सम। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि 4 इवन नंबर का एवरेज मान लो ए है। इसका मान लो आप ए है, तो अगर 4 इवन नंबर का एवरेज ए है तो 4 - 1 करोगे, एवरेज में 3 जोड़ने से सबसे बड़ी बनेगी, यानी a+3। एवरेज में 3 जोड़ना पड़ेगा। एवरेज हमने क्या लिया है? ए लिया है। एवरेज हमने क्या लिया है? ए लिया है। ठीक हो गई बात। अब अगर आपसे ये मैं कह दूं, मेरी बात समझना, कि इवन नंबर अगर मैं आपसे ये कहूं कि इवन नंबर में सबसे छोटी संख्या मैंने माना x। अगर सबसे छोटी संख्या x है तो मैंने कहा सर एवरेज में से 3 घटाने पर सबसे छोटी संख्या आती, तो मैंने कहा फिर एवरेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर छोटी संख्या x है और आपने 3 माना है, x+3। फिर मैंने आपसे ये कहा कि जो ऑड नंबर की सीरीज है उसमें सबसे छोटी संख्या मैंने कहा y। आपने कहा सर जब हम लोग एवरेज b माने थे, b में से 2 को घटाएंगे, सुनना बहुत ध्यान से, एवरेज b माने थे, b में से 2 को घटाएंगे तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा क्या? y। तो मैंने कहा फिर b एवरेज है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा y+2। y+2। अच्छा, उसने कहा था कि चारों इवन और चारों ऑड 3 ऑड नंबर का जो सम है वो 175 है। 4 हमारे पास इवन नंबर है और चारों का एवरेज कितना है? x+3। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि सर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नंबर कितने हैं? 4, एवरेज कितना है? x+3, यानी 4x+3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे, 4 ब्रैकेट ऑफ x+3 प्लस 3 ऑड नंबर का एवरेज दिस y+2, 3 into y+2, दिस इज इक्वल टू 170। 4x + 12, 3y + 6, 175। 4x + 3y 175 माइनस 12 और 6 हो गया 18, यानी 4x + 3y बराबर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। 4x + 3y बराबर 18 कम करना है, 15 8 7 होता है, 15 8 7 हो जाएगा, 6 1 हटा के 5, 157। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 15 ज्यादा है स्मॉलेस्ट इवन नंबर से। सबसे छोटी यही है, सबसे छोटी ये, ठीक। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, हमने क्या कहा? सबसे छोटी संख्या हमने मानी थी क्या? x मानी है और ये y मानी है। तो ये है ऑड वाली सीरीज में और ये है इवन वाली सीरीज में। तो उसने बोला कि जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, यानी ये y, ये 15 ज्यादा है किससे? x से। तो आप कह सकते हैं कि सर एक इक्वेशन यहां से y - x, बस उठाइए, इसमें करिए आप किससे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व। मैंने कहा ये 4x
प्लस 3y बराबर है 157। आपको क्या करना है, इसमें कर दीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर हाँ ठीक है 3 से कर लेते हैं। 3y प्लस एक काम करो 4 से कर लो, जो कट रहा है पहले उसको सॉल्व कर लो, 4 से कर लो। 4y माइनस 4x, 15 चौके 60, कितना x से x कट गया, 4x से 4x, 7y बराबर 6 5 11, एक और एक 2, यानी y की वैल्यू 7 तरीके 21, 7 एकम 31। y अगर 31 है तो x कितना होगा, y यहां रखेंगे तो 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 कितना आएगा 16। बहुत प्यार से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। इस ये कॉन्सेप्ट था इसको लगाने का कि आप थोड़ा सा लेवल ऊपर करके सोच कर अगर लगाते तो ये देखने से ऐसे बड़ा इसलिए लग रहा है, मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया तो आपको ये ऐसा बड़ा लग रहा है, नहीं तो सच मानिए केवल दिमाग में ये सेट करना था कि हमारे पास ये एक टेक्निक है, ये और ये टेक्निक हमारे पास कॉपी में पहले से होती है। मेरे पास एवरेज नहीं था, मैंने कहा मैं एवरेज को ए मान लेता हूँ, 3 जोड़ने से सबसे बड़ी बन जाएगी, 3 जोड़ने से सबसे छोटी संख्या। तो हमने इवन नंबर की छोटी संख्या को x मान लिया तो एवरेज बना लिया, एवरेज से नंबर में मल्टीप्लाई किया, दोनों का सम दिया था, दोनों का डिफरेंस दिया था, मिला के सॉल्व किया और फट से आंसर डन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। देयर आर टू नंबर x एंड y, देयर आर टू नंबर x एंड y, sum of x and y is equal to the 160% of x, sum of x plus y is equal to the 160% of x, 160 by 100। सॉल्व करते हैं, जरा देखिए ये क्या दे रहा है मुझे, सॉल्व करें। 8 और 5, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 8x, 3x इज इक्वल टू 5y, तो x रेशियो y इज इक्वल टू 5:3, x रेशियो y इज इक्वल टू 5:3। डन हो गई बात। उसने बोला इफ द एवरेज ऑफ x एंड y इज 160, एवरेज ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 160, अगर एवरेज 160 है तो x और y का जो सम होगा, x और y का जो सम होगा x प्लस वाई 80 होगा, यानी 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 80। 1 यूनिट तो कुरिया का भी बच्चा बता देगा 10 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60% x माइनस वाई, तो मेरे भाई x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ 2 यूनिट, 1 यूनिट 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 10 गुना कितनी, और उसने कहा था कि 20 का आप बता दीजिए कितने परसेंट, 60%, 60% ही तो बताना था, x माइनस वाई 60% ही तो बताना था। नहीं, गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। 1 यूनिट की वैल्यू एवरेज कितना दिया था, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गलत हुआ, 5 और 3 हुआ, ठीक है। एवरेज दे रखा था x और y का कितना, हाँ हाँ अच्छा 160 तो एवरेज है, 160 तो एवरेज है ना। अगर एवरेज है तो हम यहाँ अगर एवरेज बनाए तो 5 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरा एवरेज कितना आएगा 40 आएगा, यानी 4 बराबर होगा किसके 160 की, 1 बराबर हो जाएगा कितने 40। तो मेरे भाई अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है तो लॉजिक समझो, 5 यूनिट कितना होगा, आप कहोगे सर 200 होगा,
200 और 3 यूनिट y की वैल्यू 120 हुई। तो x माइनस वाई का 60% निकालना, x माइनस वाई कितना हो जाएगा? ये सर 80 हो, और इसका 60% अगर आप निकालते हैं तो आप कह सकते हैं 8 छक्के 8। थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो कई बार छोटे सवाल गलत लाइन डोरी पकड़ लेते हैं। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखा करिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, दाएं बाएं ना हो। छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो लेवल दूसरा पकड़ लेता है। आप लोगों के लगाने हम लोगों के लगाने में ये फर्क होता है कि हम लोग लगाते लगाते पता चल जाता है कुछ गलत हो रहा है कहीं बीच में, आप लोगों को पता ही नहीं चलता, अंत तक लगा देते हैं, है ना। और ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें सही हो जाती हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क इसमें नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। इन अ मिक्सचर ऑफ रेशियो मिल्क एंड वाटर 4:1 है। एक मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। 4:1 ठीक। 24 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो पानी तो हमेशा पानी में मिलाते, पानी हमेशा पानी में मिलाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर 84 कह रहा है। अब पानी पानी में मिलाओगे तो डिफरेंस कह रहा है 84 के बराबर, 84 के बराबर हो। आप इसको ऐसे डिकोड करिए, आप कहिए सर ये 4x है और ये 1x है। क्या हुआ, रेशियो हटा के हमने x लगाया तो डाटा हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया, और बाकी सीधा सीधा 4x में आप कुछ कर नहीं सकते, ये तो 4x ही रहेगा। ये कितना होगा 1x प्लस 24, और इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, तो आप कह दीजिए कि सर 4x माइनस 1x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 84, 84 लीटर की। 1x और 4x मिलकर हो जाएंगे 3x, ये 24 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 4 8 8 2 10, 108 बन जाएगा, 108 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 तिहाई 9 और 3 छक्के 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। x की वैल्यू 18 आने के बाद एक बार क्वेश्चन पे नजर मार ले, पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी क्या है भैया, ये है 4x और ये कितनी है 1x, दोनों मिलाकर कितनी होंगी 5x, और x की वैल्यू कितनी है 36। तो बड़े आराम से आप कह सकते 180 बेहतरीन से 180 राइट है। डन, मजा आ रहा है, मन बना गई होगी खोपड़ी, मनी मन खूब गुस्साए होगे, पता नहीं क्या कभी कभी पेपर बना देते हैं, पता ही नहीं चलता। लेवल नीचे से नीचे स्तर की तैयारी भी करनी है, मॉडरेट लेवल की भी पेपर की तैयारी करनी है, और डिफिकल्ट लेवल की भी। 3 शिफ्टें होती हैं प्रीलिम्स में, सब देखने पड़ेंगे, सारे दिन देखने पड़ेंगे, तभी तो आप किसी को सिलेक्शन के बाद अपने गिले शिकवे आप बता पाएंगे, है ना। कैसे अनुभवी बनेंगे आप, सारी चीजें को देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आओ क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक फाउंडेशन की जो क्लास है वो जब तक एक एक सवाल खोपड़ी में नहीं होगा, आपको लगाने में हमेशा दिक्कत होगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, कितना प्यारा क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन टफ है, अरे ये सब पढ़ के बैठे हैं आप। एक व्यक्ति है जो x रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है 1008। ये कोई बात थोड़ी है, ये तो हम पहले से जानते हैं कि 10% अगर सीआई का मामला है और 10% से 2 साल का मामला है तो 21% इंटरेस्ट मिलता है। 21% की ही तो वैल्यू दे रखा है 108। 100% की वैल्यू निकालनी, 100% की वैल्यू 100 इंटू 1008 करो, डिवाइडेड बाई 21 कर लो, डिवाइडेड बाई 21 कर लो, है ना। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 4800 आ जाए, 4800 आ जाएगा। ये क्या आया, ये प्रिंसिपल आया, जिसको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है x। फिर वो ये कह रहा है कि x प्लस 1200,
x कितना है 4800, 1200 और जोड़ दोगे तो x प्लस 1200 का मतलब हो गया कितना 6000। कंपाउंड इंटरेस्ट से सेम रेट सेम टाइम पर तो अमाउंट बताना है। सेम रेट सेम टाइम पर 21% तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अमाउंट 121% मिलेगा। तो आप केवल और केवल इसका 121% निकाल लीजिए। 2 जीरो कट गए, 0 हो गया। 6 सही, 6 दूना 12 और दिस इज 7, 1720। अब आप कहो ये सवाल मुश्किल है सर। हाँ, पिछला एक बार आप कहो तो मैं मान सकता था कि हाँ ठीक है, मैं नहीं सोच पाया, लेंदी था, बट ये कहाँ मुश्किल, ये तो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं। 7260 राइट आंसर। डन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, लवली क्वेश्चन ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपको आना पड़ेगा इवन बैंकिंग क्लासेस। आप जब तक आएंगे नहीं, आप इस तरीके के खतरनाक सवालों से कभी रूबरू नहीं कर पाएंगे, खुद को बचे रह जाएंगे। और जो आप बनाते हैं, जो आपसे बन जाता है, या जिन सवालों की प्रैक्टिस आप घर पे करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो एग्जाम में नहीं आता। जो नहीं बनेंगे उन्हीं में कुछ खास होता है, वही हमें सीखना होता है। ठीक है भैया। कह रहा टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन टू स्कूल ए एंड बी 800। 800 जो है ये टोटल बॉयज हैं दो स्कूल के। तो टोटल बॉयज ए प्लस बी के टोटल कितने हैं 800। कह रहा द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ गर्ल्स ए एंड बी टुगेदर 40 और 11 है। ए और बी के टोटल बॉयज है ना, ए प्लस बी के साथ टोटल गर्ल्स ए प्लस बी, ये 40 है, ये 40 है, तो ये 11 है, ऐसा बोल रहा है वो। तो हम भी तो कह सकते हैं कि सर अगर ए और बी के टोटल बॉयज 40 यूनिट है, तो ए और बी के टोटल बॉयज ही तो 800 हैं। यानी ये 40 यूनिट किसके बराबर हुआ, 800 की हुआ ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 20 हो गई। 11 यूनिट से टोटल गर्ल्स आ जाएंगे। फिर उसने बोला कि रेशियो ऑफ टोटल गर्ल्स ए एंड बी 6:5, 6:5 में गर्ल्स हैं, तो बस ठीक है। आप अगर इसको निकाले कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 220। 220 क्या है, गर्ल्स है ए और बी की। फिर उसने बोला ए और बी में जो गर्ल्स है ना, उनका रेशियो 6 और 5 का है, 6 और 5 का है, मतलब ये कितने के बराबर हो गया, 11 के बराबर। पूछा क्या था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी। ए और बी के जो टोटल गर्ल्स है उनके बीच का हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब जरा देखो बड़े आराम से, ठीक। ए और बी में, ए में गर्ल्स हैं 6, तो बी में कितनी है 5, डिफरेंस कितना हो, एक यूनिट का। 11 बराबर अगर 220 है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20। काम खत्म। 20 आंसर, 20 आंसर। देखो कितना प्यारा सा सवाल, एक नंबर का बेहतरीन, शानदार। डन। 20 आ गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू। एक सर्टेन अमाउंट पी और क्यू में बांटा जाए, किस रेशियो में, 5 और 7 में। तो मैंने कहा पी और क्यू में अगर हम 5 और 7 में बांट रहे हैं, तो 5 पी को मिलेगा 5x और क्यू को मिलेगा 7x। कह रहा पी हैड रिसीव्ड 16 और 2/3% मोर अमाउंट देन ही वुड हैव रिसीव्ड 4220। पी को, कह रहा यदि पी को 16 से 2/3% अधिक राशि मिलती है तो 4200 रुपए मिलते। मतलब सुनना,
पी को मिले कितने हैं 5x। 5x को अगर 7/6 किया जाए तो ये 4200 पर पहुंचेगा। 7×6 = 42, 6×6 = 36। 5x is equal to 3600, then x is equal to x बराबर 5×7 = 35, 5×2 = 10, 72, 720। तो कह रहा है बताइए Q को कितना रिसीव हुआ। x अगर 720 है तो Q को रिसीव हुआ है 7x। Q को रिसीव हुआ है 7x, तो 7x की वैल्यू कितनी होगी 7 × 720। डन हो गई बात। 0 7×2 = 14, 49 और 1 हो जाएगा मेरे भाई 50, 40। इस सवाल का शानदार 50। कितने प्यारे प्यारे सवाल है, खुश होना चाहिए तुम लोग कि कोई ऐसा है तो कितनी अच्छे अच्छे बना के दे रहा है, खोज के ला के दे, है ना। और खुद भी कर रहा है, ये भी नहीं कि आपको अकेले छोड़ दिया जाता है कि नहीं आपको करना ही नहीं है, हम ही करेंगे या आप ही करिए अकेले, मुझे नहीं पता, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सब एक से बढ़कर एक सब एक से एक शानदार। इतनी देर हो गई आपको मुझे देखते, मैंने केवल और केवल अभी तक 13 सवाल समझा पाए, है ना। हाँ, कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर ABC 950 है, 975, 975 है 3 संख्याओं का जोड़। B is 5/8 मोर देन दैट ऑफ A। B जो है वो A से B 5/8 ज्यादा है, मतलब ये अगर 8x है तो ये 5 ज्यादा 13x होगा। कह रहा है C जो है वो B से 125 ज्यादा है, यानी C 13x + 125, 13x + 125। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो बड़ा ही आसान है क्योंकि तीनों का सम तो मेरे पास था ही, तो भैया 13 13 कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो, है ना। पहली लाइन में सम दिया था, बस इन तीनों को जोड़ देना है और जोड़ के इन्हें लगा लेना है। इनको बराबर कर दो किसके 975 के बराबर। डन हो गई बात। 975 के बराबर 13 13 हो जाएगा 26, 26 और 8 जोड़ लेंगे आप तो 34। ठीक, इसको माइनस कर लीजिए तो इधर बच जाएगा 850, 850। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं 850/34, 17×5 = 85 और 17×2 = 34, यानी एक्स की फाइनल वैल्यू 25। पूछा क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू बतानी है तो बड़ा ही आसान काम, कोई बड़ा टास्क नहीं। सी की वैल्यू बताने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो यहाँ रख दीजिए 13 × 25 + 25। ठीक है, 13×5 = 65 और 13×2 = 26 और 6 हो जाएगा 32 + 25, यानी 350। 350 इस सवाल बेहतरीन 350। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन 2017 अ विलेज पॉपुलेशन इज एक्स। 2017 में एक गांव की पॉपुलेशन एक्स। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीज्ड बाई x% एनुअली, मतलब हर साल x% बढ़ रही है। इफ इंक्रीजेस द पॉपुलेशन फ्रॉम 2017 टू 2019 12,000। 2017 से 2019 के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 12,000 है, विच इज 125% ऑफ 2017 पॉपुलेशन, जो कि 125% है 2017 की पॉपुलेशन का। सही, 125% है 2017 की पॉपुलेशन का।
तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक बात मुझे आप बताइए, देखो मैं इसको कैसे लगा रहा हूँ, आपने कैसे लगाया मुझे नहीं पता। देखो मैं कैसे लगा, 2017 से लेकर 17, 18 और 19 की कहानी। कह रहा है इस सवाल में बहुत प्यारा सा सवाल सीखिएगा और ये अप्रोच सीखिएगा। 17 में जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी एक्स है। देखना इसमें मामला ऐसा है, ये कैपिटल एक्स है और ये स्मॉल एक्स है, तो दोनों का फर्क है। 17 की पॉपुलेशन एक्स है, 17 से बढ़कर हो जा रही है 17 से 19 तक, 19 तक। 17 से 18 जाने में स्मॉल एक्स लिख रहा हूं मैं, ये स्मॉल एक्स एक्स परसेंट बढ़ रही है, यहां से यह भी एक्स परसेंट बढ़ रही है। ठीक, तो 17 से लेके 19 तक जो पॉपुलेशन बढ़ी वो 12,000 इंक्रीज की। यानी अगर आपको 19 की पॉपुलेशन लिखनी है तो आप x प्लस 12,000 लिख सकते हो। लाओ मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x प्लस 12,000 होगी, x प्लस 12,000 होगी। वो ये कह रहा था कि ये जो बढ़ी वाली पॉपुलेशन है, ये जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है 12,000, ये 125% है इसका। 2017 की पॉपुलेशन का 125% है। अगर मैं आपसे कहूं 125 को फ्रैक्शन बनाओ तो 125 बटा 100 करोगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 25 चौका 100। मतलब आप ये कहोगे कि सर अगर यहाँ की पॉपुलेशन 4 थी तो ये जो 12,000 है ये 5 यूनिट के बराबर। 5 यूनिट अगर 12,000 के बराबर है, 5 यूनिट अगर 12,000 के बराबर है तो 24 पचे 120 होता है, 2401 यूनिट होगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 9600 होगी। ये 9600 क्या है? दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2017। 2017 की पॉपुलेशन मैंने निकाल ली। मुझे निकालना क्या है? मुझे सिर्फ ये निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे ये एक्स निकालना है ना। आप देखना कितनी स्मार्ट तरीके से मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूं। 2017 में मैंने खाते में पैसे डाले कितने? 9,600 रुपए मैंने खाते में डाले। 2 साल मैंने खाते में छोड़ दिया पैसा, उस पर मुझे एक्स परसेंट का ब्याज मिला और वो पैसा 12,000 रुपए बढ़ गया। यानी 2019 में मेरा पैसा 9,600 में 1000 जब मैं जोड़ूंगा, 12,000 जोड़ूंगा तो मैं कहूंगा कि मेरा पैसा जो है वो 21,600 रुपए हो गया। कब? 2019 में। 17 में मैंने 9,600 रुपए जमा किए थे, 2 साल बाद वो 21,600 रुपए हो गया है। तो जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो मुझसे सीआई पढ़े हो तो वो समझ रहे होंगे मैं करने क्या चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि रेट निकालूंगा, पता चल जाएगा किस दर से मेरा पैसा बढ़ रहा है। कैसे निकालते हैं? अगर 9600 रुपए 21,600 रुपए बन रहा है तो मैं आपसे कहता हूं या तो इसको काट के रेशियो बना लो या रेशियो बना के काट लो। मैंने कहा इसको रेशियो मैंने बनाया, दोनों तरफ जीरो काटा, दोनों तरफ मैंने क्या काट दिया? इसको जीरो काट दिया। जीरो काटने के बाद अगर हम 4 से काटें तो 16, 12 बटे 96, 16, 6 से काटो, 6 से काटोगे 16 6 के 96 और 6 से काटोगे तो ये क्या हो गया? 36 हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मामला 2 साल का है तो यहां क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर रूट निकल जाता है, यही बात मैंने क्लास में सिखाई है, अगर स्क्वायर रूट निकल जाता है तो ब्याज की दर वार्षिक ब्याज की दर आती है। अगर वो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट अगर नहीं निकला, 2 साल का मामला है तो स्क्वायर रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो 2-2 साल पे आएगी। ये सेट हो गया 4
स्क्वायर रूट निकलने पर, और ये कितना हो गया 6, स्क्वायर रूट निकला, यानी 4 रुपए मेरे 6 रुपए हो जा रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं। किस पर बढ़ रहे हैं? 4 पर, इंटू क्या 100, और 2/4 इंटू 100 लाख 50% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप कह सकते हैं कि x प्रतिशत की वैल्यू 50% होगी, जबकि x की वैल्यू 50 हो जाए। इस अप्रोच से इस सवाल को लगाना था, सट्टा से निकल जाता बड़े आराम से। सीआई वाले कॉन्सेप्ट से लगाते बड़े आराम से मजा आ जाता। डन। और क्या है देखो भैया, और क्या है इसमें। अब ये आप लगा लीजिएगा, 15 वाला पार्टनरशिप का आसान सा सवाल है, इसमें कोई रॉकेट नहीं है, इसको आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे डीआई है, और मैं डीआई को हमेशा आपसे कहता हूं कि ग्राफ को पढ़िए। 3 सवाल वादे के मुताबिक मैं आपको बताता हूं, 3 हमेशा बताऊंगा, 2 आपको लगाना होता है। कह रहा है कि एक टेबल दी गई है, वो शो द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 3 पीपुल इन 3 डिफरेंट लाइब्रेरी PQR है। डाटा केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। ये 3 पीपुल हैं, जियान है, रियान है और प्रियान है। नाम बड़े अजीब टाइप के हैं, बिल्कुल सिमिलर। और PQR 3 लाइब्रेरी है, और हर लाइब्रेरी में ये लोग जितनी जितनी बुक पढ़ सकते हैं उसका डाटा गिवन है। यानी हमें कुछ ग्राफ में डिकोड नहीं करना है, बल्कि सीधा हमें क्वेश्चन पे अटैक करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय जियान। जियान का ध्यान रखना है। फ्रॉम लाइब्रेरी P एंड R टुगेदर। जियान ये है, P और R टुगेदर, P और R टुगेदर, यानी 60 और 50 मिलकर हो जाएंगे 110। 110 ठीक हो गई बात। इसके साथ मुझे बताना है क्या, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय प्रियान। प्रियान सबसे नीचे वाला। Q एंड R टुगेदर। Q एंड R टुगेदर 9 6 15, 154। 154 बस इसको हमें काट लेना है, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 5:7, ये बन जाएगा बड़े आराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। 17 नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय रियान P एंड Q टुगेदर। रियान P और Q चाहिए, रियान P और Q। 8 7 15, 152। 152 के साथ जो हमें डिफरेंस निकालना है, वो नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय प्रियान फ्रॉम P। प्रियान P, प्रियान ये रहा और P ये रहा, 84 84। 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा भैया कितना, 8, यानी 60 68। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 इजी है, डाटा उठाना है, लगा लेना। कह रहा है सियान एक नया कोई पर्सन है, आउटर डाटा का सवाल है। 20% मोर बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी आर में पढ़ता है, विच इज रीड बाय जियान फ्रॉम द सेम लाइब्रेरी। जियान ने लाइब्रेरी आर में 50 बुक पढ़ी है, तो 50 से ये 20% बुक ज्यादा पढ़ता है, यानी 60 बुक पढ़ता है। कौन? लाइब्रेरी आर में। लाइब्रेरी आर में सियान, मैं नाम लिख दूं नहीं, सियान। सियान ने लाइब्रेरी आर में 60 बुक पढ़ी। फिर उसने बोला कि टोटल बुक सियान फ्रॉम लाइब्रेरी P 44, P में पढ़ता है 44, R में पढ़ता है 60 बुक। एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ रीड सियान फ्रॉम ऑल 3 लाइब्रेरी 48। तो 48 में 3 से गुणा कर दीजिए, 120 में 24 जोड़ देंगे, 144 हो जाएगा। यानी PQR, P प्लस Q प्लस R तीनों लाइब्रेरी मिलाकर जो कुल बुक पढ़ता है वो 144 पढ़ता है, जबकि 60 पढ़ता है R में और 44 पढ़ता है P में। तो Q में कितना पढ़ता है भैया, P और Q में कितना पढ़ता है ये जानना है। इसमें से आप घटा दीजिए, 60 और 44 जोड़कर 104 घटा दीजिए, 0 और 4 यानी 40 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। और यही पूछा था कि क्यों लाइब्रेरी में वो कितनी बुक पढ़ता है। तो आगे के 3 सवाल
मुस्कुराते हुए अकेलेपन में आप इसको लगाएंगे, लग जाएंगे, शांति से लगाएंगे, लग जाएंगे। आगे के 2 सवाल आसान हैं, इजीली आप इन्हें लगा सकते। एक और डीआई थी, एक और डीआई, क्वेश्चन नंबर 21 से 25। इनकी भी वही कहानी है, ग्राफ पहले ध्यान से पढ़िए, जब तक ग्राफ नहीं पढ़ेंगे डीआई प्रीलिम्स हो या मींस मुश्किल होता है। कह रहा है द ग्राफ गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ए एंड बी इन 3 डिफरेंट ईयर एंड द टोटल, केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। ग्राफ को एक बार समझ लेते हैं, ग्राफ क्या है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ए और बी का ग्राफ है, और ए और बी ने जो आइटम्स को बेचे हैं उसका ग्राफ है, नंबर ऑफ आइटम का ग्राफ है। ग्राफ को अगर गौर करें तो सबसे नीचे वाली लाइन 0 है, और यहाँ पर एक डार्क लाइन है 20, और इनके बीच में 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। 20 के गैप में अगर 20 का गैप है और 5 लाइन है, यानी प्रत्येक लाइन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये ध्यान रखना है कि ईच लाइन जो कंसीडर की जाएगी वो 4-4 के गैपिंग पर होगी, यानी हर एक लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब सवाल उठाते हैं, लगाते हैं। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए 2018 इज 40% मोर देन आइटम बी सोल्ड बाय बी इन 2015। 2015, अगर बी 2015 की बात करें तो 2015 ये है, और बी इधर डार्क वाला 80, समझ रहे हैं आप। 80 से ए 2018, ग्राफ अपने पास सिर्फ 15, 16 और 17 का है, बात चल रही है 2018, यानी आउटर डाटा का सवाल है। ए 18 में जो इसने बुक बेचा है ये 1680 से कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है। अगर 40% ज्यादा है तो 80 का 40% होगा कितना मेरे भाई, 32। 32 ज्यादा करोगे यानी इन्होंने जो बुक बेचा है या जो आइटम बेचे हैं वो कितने हैं, 112 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए 2018 यानी ये 112 एंड द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई बी इन 2017। 2017 की बात, डार्क लाइन से 2 ऊपर, एक लाइन 4 की, 2 लाइन 8 की, तो 40 और 8 मिलाकर हो जाएगा 48, यानी 112 और 48 के बीच का बस मुझे क्या बता लेना है भैया, इनके बीच का मुझे डिफरेंस बता देना है, 64 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कोई गलती कहीं नहीं करेंगे। एक सवाल और आप देखेंगे मेरे साथ, थोड़ा मुस्कुराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए 2016। क्वेश्चन नंबर 22, 2016 ए के साथ जो रेशियो बनाना है, आइटम सोल्ड ए एंड बी 2015, 2015 ये रेशियो में बनाना है। अब ए 16 की बात हो रही है, ए 16 आओ देखते हैं, ये ए है और ये 16 है, 1 2 3, 3 मतलब हो गया मेरे भाई 4 3 12, 4 4 की एक एक लाइन थी, 3 लाइन ऊपर है, 4 3 12, 60 में 12 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 72, 72। ए बी 15, 15 का ग्राफ ये है, ठीक है, ये 15 का ग्राफ है, और ए 15 बोला है यानी 4 ऊपर तो 84 हो जाएगा, 84 प्लस बी 15 भी चाहिए, बी 15 80, तो 8 8 16 164, 72 काट लीजिए, आंसर पा लीजिए 18 41, 4 के पहाड़े से काटा, सीधा आंसर, सीधा आंसर। एक सवाल और, एक और बता दूं, नहीं कहोगे कि 3 कहते हैं 2 बता देते हैं कई बार, लो एक और बता दो। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी सोल्ड ईच आइटम ₹40, एक आइटम को 40 रुपए में बेच रहा है, कब, 2017 में। तो कह रहा है बताओ बी ने कितना कमाया। 2017 में बी ने कितने आइटम बेचे हैं भैया, लाइन से 2 ऊपर है, 40 से 2 ऊपर, 4 दूनी 8, 48, 48 आइटम बेचे हैं, और एक आइटम कितने का है, 40 का है, 40 का है, तो 0 8 चौके 32, 16 और 3 19, 1920 इस सवाल का बेहतरीन
आई बात समझ में? तो भैया ये 3 सवाल मैंने बता दिए, 2 आप लगा लेंगे, डन हो गई बात। बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है? बेहतरीन सी ये आप कह सकते हैं एक अच्छा-सा टेस्ट पेपर आपके लिए था, मॉडरेट लेवल का, जिसका आनंद आपने मेरे साथ लिया, ठीक? का आनंद आपने मेरे साथ लिया। तो ये थे पूरे संडे के एनालिसिस जो आपको हमेशा करा के दिए जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमेशा स्क्वायर क्यूब टेबल पे ध्यान दीजिए, उस पे फोकस करिए, अगर वो सही होगा तो सारी चीज़ें बन जाएँगी बड़ी आसानी से। गहराई से टेस्ट को देखिए, समझिए, डेली आइए, संडे के शेड्यूल पर आइए, अपने टेस्ट को दीजिए। लोगों को बताइए कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ भी मिल रही हैं। भारत एक केवल और केवल राज्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दुनिया का देश है। क्वालिटी की चीज़ें उपलब्ध हैं। एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे कलेक्शंस के लिए आप ए1 बैंकिंग के साथ जुड़ सकते हैं और इस तरीके से संडे की मॉक और साथ ही वेडनेसडे होने वाले ऑनलाइन मॉक पे घर बैठ के भी आनंद ले सकते हैं। मुलाकात फिर होगी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।